हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने देखा था कि मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या होता है और उसका फीचर्स क्या होता है। आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, यानी इस मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या होता है, और साथ ही साथ समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट महत्वपूर्ण क्यों है। ये दोनों हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बिजनेस के मैनेजमेंट में जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इंसान का क्या ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य होता है। मान लीजिए कि एक इंसान है जो क्या चाहता है अपने लाइफ में, तो एक चाहता है कि हम अपना खुद का भी डेवलपमेंट करें, यानी कि हम अपने ऊपर भी ध्यान दें, अपने पर्सनालिटी को सुधारें, अपने नेचर को सुधारें, यानी कि अपना डेवलपमेंट करें। लेकिन क्या ये सिर्फ काफी है कि लोग जो है या जो इंसान है वो सिर्फ अपना डेवलपमेंट करें? अगर सिर्फ आप अपने लिए काम करोगे तो समाज के लोग और आपके घर के लोग जो हैं वो कहेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, और इस कारण से आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपका जो गुडविल है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा समाज के बीच में और आपके परिवार के बीच में। तो बेसिकली जो है आपका जो डेवलपमेंट है खुद का, वो तीन तरीके से आप कर सकते हो। एक, आप खुद के ऊपर ध्यान दो। दूसरा, आप सोसाइटी के लिए भी काम करो, आप सामाजिक भी बनो। और तीसरा हो सकता है कि अपने परिवार के लिए भी काम करो। जब आप तीनों के लिए काम करोगे, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए और अपने परिवार के लिए काम करोगे, तब कोई जाकर कहेगा कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, इसको इज्जत भी देना चाहिए, और लंबे समय के लिए आपका जो प्रतिष्ठा है वो बना रहेगा। लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे मोहब्बत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे। ये होता है। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। वो ऑब्जेक्टिव आपका तीन भागों में उसको बांटा गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लिए, खुद के लिए काम करे। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, इसके साथ साथ आपको क्या करना होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा करना होगा। आप जिस समाज में बिजनेस कर रहे हो, जो आप सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हो, उस सोसाइटी के लिए भी आपको कुछ करना होगा। तीसरा है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हो गया कि आपके जैसे आपके परिवार के लोग, परिवार के लोगों के लिए भी आपको कुछ करना पड़ता है। उसी तरीके से आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग, जो एम्प्लॉय, जो स्टाफ काम कर रहे हैं, आपको उनके लिए भी कुछ करना है। ठीक है, तभी जाकर के आप जो है आप अपने बिजनेस को लंबे समय तक चला सकते हो, अपने बिजनेस का गुडविल बढ़ा सकते हो और अपने बिजनेस को फैला सकते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो आप ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए जो काम करता है। अभी समाज को और सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फिलहाल अभी भूल जाइए। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, खुद के लिए जो बिजनेस काम कर रहा है, अपने लिए। तो जब बिजनेस अपने लिए काम करेगा तो उनके पास काम करने के लिए दो रिसोर्सेज है। एक है फिजिकल रिसोर्सेज और एक है आपका ह्यूमन रिसोर्स। इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, इनका बहुत अच्छे तरीके से जब आप यूटिलाइजेशन करोगे, इनका उपयोग करोगे, तब जाकर के वेस्टेज कम होगा। और वेस्टेज कम होगा तो आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका कॉस्ट भी कम होगा, और कॉस्ट कम होने की वजह से जब मार्केट में हम उसको बेचोगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज में हो गया आपका बिल्डिंग, हो गया आपका मशीनरी, हो गया आपका रॉ मटेरियल, हो गया। इन सब का आप बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करो। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो आपके स्टाफ, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनसे भी पूरे तरीके से आप काम लो। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझो कि जब आप कोई गन्ने का रस पीने जाते हो, तो जब गन्ने का रस पीने जाते हो तो आप देखते हो कि एक बार वो गन्ने को मशीन में डाला, उससे रस निकला, लेकिन उतना ही वो नहीं करता है, उसको फिर से वो तोड़ता है और फिर से डालता है। वो तब तक ये काम करता है जब तक उसको इस बात का, उस बिजनेसमैन को इस बात का यकीन ना हो जाए कि वो गन्ने का पूरा प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर लिया है, अब उसमें से रस नहीं निकलेगा। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने एम्प्लॉय से, अपने रिसोर्सेज से इस तरीके से उसको यूटिलाइज करना होता है कि उनसे वो पूरे तरीके से काम ले सके। पूरे तरीके से काम ले सकता है तो सबसे पहले अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो
तो उसको 3 भागों में आप, उसका मुख्य 3 उद्देश्य होता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में 3 उद्देश्य और होता है। सबसे पहला आपका सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि आप अपने अस्तित्व को कायम रख सके। जैसे सबसे पहला जो बिजनेस है, वो जब नया नया आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आप क्या चाहते हो कि वो सरवाइव कर सके, यानी कि कम से कम आप जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, जो बेच रहे हो, उसका कॉस्ट प्राइस तो यानी कॉस्ट तो कम से कम कवर हो जाए। जैसे मान लीजिए हम ये मार्कर बना रहे हैं, अब ये मार्कर बना रहे हैं हम 10 रुपए का एक मार्कर है, 10 रुपए का एक मार्कर है। ऐसा हम 1000 मार्कर बना रहे हैं, तो कितने का मार्कर हो गया? टोटल 10,000 रुपए का मार्कर हो गया। तो कम से कम 10,000 रुपए तो शुरुआत में मेरे पास आए, हम सरवाइव तो कर सके। जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं, जो दूसरे लोग हमारे सामने खड़े हैं, कम से कम हम उनके बीच में सरवाइव कर ले, अपने अस्तित्व को तो बचा ले, कम से कम अपने पहले बिजनेस को के कॉस्ट को तो कवर कर लें। पहले तो हम इतना ही सोचेंगे। दूसरा हम क्या सोचेंगे कि अब तो सरवाइव कर लिए, अब तो हमारा बिजनेस कम से कम कॉस्ट को तो कवर कर ले रहे हैं, लेकिन इतना ही काफी है, सूखी सूखी 2 रोटी खा लेना ही काफी है? नहीं। इसके बाद आप चाहोगे कि प्रॉफिट भी हो, सिर्फ कॉस्ट ही कवर ना हो, अब प्रॉफिट भी चाहिए आपको। तो प्रॉफिट, सर्वाइवल के बाद आता है प्रॉफिट। हम अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। जब आप सरवाइव कर लोगे, जब आप प्रॉफिट भी कमा लोगे, तब तीसरा नंबर आता है ग्रोथ का। आप चाहोगे कि आपका बिजनेस और बढ़े, जो आपका एक ब्रांच है वो 2 ब्रांच या 3 ब्रांच में हो जाए। कभी आप मार्केट जाते हो तो बोलता होगा कि कोई सुनार की दुकान में, किसी की दुकान जाते हो तो बोलता होगा कि यहाँ मेरा एक दुकान है, अरे मेरी दुकान वहां भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहले वो अपने एक दुकान को सरवाइव किया होगा, अस्तित्व कायम रखा होगा, फिर वो प्रॉफिट कमाया होगा, अब वो चाहता है कि मेरा बिजनेस और भी फैल जाए। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने लिए काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ अपने लिए काम करेगा तो हो सकता है कि उसके प्रोडक्ट को समाज के लोग बहिष्कार कर दें, क्योंकि वो समाज के बीच में ही रह के काम कर रहा है, उसी समाज के लोगों से प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो उनका ये बिजनेस का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, वो है सोशल ऑब्जेक्टिव। आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर सकते हो, आप सोसाइटी के लिए भी काम करोगे, अपने परिवार के लिए भी काम करोगे। उसी तरीके से एक बिजनेस जो है वो अपने लिए भी काम करेगा और सोसाइटी के लिए भी काम करेगा। सोसाइटी बिजनेस जो है एक सोसाइटी में ही रह के काम करता है। हम ही जो प्रोडक्शन है वो कर रहे हैं, हम ही सामान बना रहे हैं, हम ही सामान बेच रहे हैं, और सामान को खरीद कौन रहा है? हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वही तो खरीद रहे हैं हमारा सामान। यानी कि जो प्रॉफिट आ रहा है, जो सेल हो रहा है वो, और जो सेल होने से प्रॉफिट आ रहा है, वो समाज के थ्रू ही तो आ रहा है ना। और हम उन्हीं के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज। अगर आप कोई प्रोडक्शन, कोई सामान बनाते हो तो रॉ मटेरियल कोई आपको लाकर दे रहा है, कोई आपको मशीनरी दे रहा है। जो सोसाइटी के लोग हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, वो भी सोसाइटी के ही लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि आप सोसाइटी के लिए भी कुछ करो, तभी आपके सोसाइटी जो है आपके बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को पसंद करेगी, आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी, और इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट बाय यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कई बार होता है कि जब उत्पादन होता है तो बहुत ज्यादा जहरीला धुआं निकलता है, और वो पूरे सोसाइटी में, पूरे एनवायरमेंट में फैल जाता है। तो आप ऐसे मेथड का इस्तेमाल करो जिससे कि आपका जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, वो कंट्रोल हो सके, वो खत्म हो सके। एक आप ये सोसाइटी के लिए कर सकते हो। दूसरा जो आप सोसाइटी के लिए कर सकते हो वो है सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस। क्वालिटी प्रोडक्ट दो ना, आप सामान है जो डुप्लीकेट सामान मत दो, या इतना घटिया सामान आप मत बेचो। आप अच्छे सामान को दो, और साथ ही साथ किसमें दो? रीजनेबल, यानी उचित मूल्य में दो। बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं, ऐसा नहीं कि 10 रुपए का सामान है तो आप 2 रुपए 3 रुपए प्रॉफिट लो, उससे आपको तो कोई मना नहीं किया है। लेकिन ऐसा ना करो कि 10 रुपए का सामान है और आप उसको वसूल रहे हैं 15 रुपए या 16 रुपए। नहीं, आप उसका प्राइस जो है रीजनेबल रखो। तो आप एक सोसाइटी के लिए काम कर सकते हो कि अच्छे सामान को सप्लाई कर सकते हैं, और अच्छे सामान के सप्लाई करने के साथ साथ उसका दाम भी आप सही रखो। तीसरा जो आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका, वो है जनरेशन ऑफ हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज का मतलब कि आप जो है एम्प्लॉयमेंट हो ना, अपने आप जो जिस समाज में काम कर रहे हो,
उनको अपने बिजनेस में, अपने जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उसमें काम दो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। इस कारण से भी आपका दायित्व बनता है कि आप क्या करो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, अच्छे सामान दो और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करो। और भी हो सकता है। इसके बाद पहला ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, ऑर्गेनाइजेशन खुद के लिए काम किया। दूसरा ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के लिए काम किया। अब तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हो गया कि आप अपने एम्प्लॉय के लिए, जो स्टाफ काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, जो आपके बिजनेस को चला रहे हैं, एक्चुअली आप उसके लिए भी कुछ करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम जो है अपने लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, कि परिवार के लोग भी कहेंगे आपके कि हमारे लिए क्या कर रहे हो, तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। इसी तरीके से बिजनेस के जो है वो अपने एम्प्लॉयज के प्रति भी ध्यान देना होता है, यानी उनका कोई पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या कर सकते हैं आप, उनको क्या दो, पहला कॉम्पिटिटिव सैलरी। कॉम्पिटिटिव सैलरी कहने का मतलब हो गया कि आप जो है एक अच्छी सैलरी दो, किसके रिस्पेक्ट में, तो दूसरों के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए कि एक जो आपका मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, एक कंपनी में एक मैनेजर आपका, मान लीजिए एक कंपनी में काम कर रहा है, एक मैनेजर है यहां पर, इसको सैलरी मिल रहा है 20,000 रुपए, और एक दूसरे कंपनी में सेम पोस्ट पर एक और मैनेजर है जिसको सैलरी मिल रहा है 50,000 रुपए। क्या आपको ये अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा आपको, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी का मतलब आप अच्छा सैलरी दो और इसके रिस्पेक्ट में, या जो दूसरे लोग जो कहीं और काम कर रहे हैं, कम से कम उतना सैलरी तो दो कि लोग जो है अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके, एम्प्लॉय अपने फाइनेंशियल नीड को पूरा कर सके। तो कॉम्पिटिटिव सैलरी देना चाहिए, अच्छा तनख्वाह होना चाहिए, साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, प्रमोशन दो। आप नीचे लेवल पे काम कर रहे हो, जूनियर क्लर्क को सीनियर क्लर्क, उसके बाद आपको मैनेजर बना दिया जाए, तो धीरे धीरे प्रमोशन भी होना चाहिए। ट्रेनिंग दो, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ट्रेनिंग? कि नए नए तकनीक को, नए नए काम को वो सीख सके, इसलिए। तीसरा हो गया गुड वर्किंग कंडीशन। कोई भी लोग, कोई भी स्टूडेंट, कहीं के भी वर्कर हैं, उनको गुड वर्किंग कंडीशन चाहिए। ऐसा नहीं कि हम यहाँ काम कर रहे हैं तो लाइट ही नहीं आ रहा है और हमारा आंख खराब हो जाए। हम काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पास सही इक्विपमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो और क्या हो सकता है कि जहां हम बैठ के काम कर रहे हैं वहां का माहौल, अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो एक एसी लगवा दो, यानी गुड वर्किंग कंडीशन होगा तो एम्प्लॉय जो है वो क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय आपके बिजनेस के लिए और अच्छे तरीके से काम करेंगे, आपको ज्यादा से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाकर देंगे और आपके लिए लॉयल भी रहेंगे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस खुद के लिए करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव जो समाज के लिए करता है, और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो अपने एम्प्लॉय के लिए करता है। अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट, क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों हम मैनेजमेंट कर ही रहे हैं? अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो हम मैनेजमेंट करें क्यों? नहीं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि ये काम इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो, बेकार में कर रहे हो। तो मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला है अचीविंग ग्रुप गोल्स। आज जो कोविड-19 जो महामारी फैली है उसको रोकने के लिए सारे लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हैं। बात किया जाए कौन सा ग्रुप, तो डॉक्टर का एक ग्रुप है, वो अपना ग्रुप किसके लिए काम कर रहा है? डॉक्टर का एक ग्रुप है, वो किसके लिए काम कर रहा है? तो संक्रमण से रोकने के लिए एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्टिव है, संक्रमण को रोकना। जो हमारे प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है वो किसके लिए काम कर रहा है? संक्रमण को रोकने के लिए, ठीक है। तीसरा हो गया, बात करते हैं अगर पुलिस प्रशासन की बात करते हैं, वो किसके लिए काम कर रहा है? वो भी एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहा है, संक्रमण को रोकना है। हम आम लोग जो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं वो भी किस लिए काम कर रहे हैं? तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, संक्रमण को रोकना। यानी कि हम सारे अलग अलग ग्रुप के लोग, एक ही हमारा उद्देश्य है, वो है संक्रमण को रोकना। यानी कि हम अचीविंग ग्रुप गोल, ग्रुप का, सारे ग्रुप का क्या गोल है? अभी हमारा संक्रमण को रोकना। इसी तरह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि आपका परचेस डिपार्टमेंट है जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहे हैं, उनका भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? उनका भी उद्देश्य होना चाहिए कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा कर दें। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी कि सब लोग आपस में मिलकर काम करें और आपस में कोऑर्डिनेशन बना करके, सामंजस्य बना करके
ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ आगे बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है उसके तरफ आगे बढ़े, ना कि अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव देखें। आपको बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाई, अलग अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई हो रही है, इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, अकाउंटेंसी की पढ़ाई हो रही है, बिजनेस स्टडी की पढ़ाई हो रही है, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स की पढ़ाई हो रही है। सबका उद्देश्य क्या है? एक ही उद्देश्य है, आपका एक बेहतर इंसान बनो और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर, सारे ग्रुप के मेंबर इसी बात के लिए लगे हुए हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा हो। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। इफिशिएंसी का मतलब हो गया कि आप वेस्टेज को कम कर दो, आप अपने रिसोर्सेज का पूरे तरीके से यूटिलाइजेशन करो। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बुक का सिर्फ डेफिनेशन पढ़ते हैं, बुक को बहुत अच्छे से रीड नहीं करते हैं, तो क्या वो बच्चे अपने एफिशिएंसी को बढ़ा पाएंगे? नहीं। वो एफिशिएंसी को तब बढ़ाएंगे जब आप लाइन बाय लाइन किसी बुक को रीड करो, पूरे बुक को पढ़ जाओ अच्छे से, तब आप एफिशिएंसी। 2 घंटे कोई एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा है और 2 घंटा एक और बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, दोनों बच्चे में से एक बच्चा बहुत अच्छे से जवाब दे पा रहा है, वो सारे चीजों को अच्छे से हैंडल कर पा रहा है, सारी चीजें समझ गया, और एक बच्चा नहीं समझता है। क्योंकि इसका रीजन यही है कि एक बच्चा जो है लाइन बाय लाइन सारे जो रिसोर्सेस है, जो कंटेंट दिया हुआ है बुक में, उसको रीड कर रहा है, और एक बच्चा है जो ऊपर ऊपर की पढ़ाई कर रहा है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी अगर आपको अपने टारगेट को पाना है तो आपको क्या करना होगा? अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना होगा, अपनी क्षमता को बढ़ाना होगा। Management helps in reducing the cost and increasing productivity through better planning, organizing, staffing, directing, controlling and activities of the organization। कहने का मतलब है कि आप जो है रिसोर्सेज का जब मैक्सिमम यूटिलाइज करोगे, अच्छे से यूटिलाइज करोगे, तो आप कॉस्ट को कम कर पाओगे, लागत कम कर पाओगे, और लागत कम करने के साथ साथ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, आप अपने उत्पादन क्षमता को भी और बढ़ा सकते हो। इसमें आपका जो फंक्शन है, 5 फंक्शन है, कौन कौन सा 5 फंक्शन मदद करेगा इसमें? तो मदद करेगा आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके बाद है क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी गतिशीलता होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अभी देखिए, हम आपको पहले अभी वीडियो क्लास चल रहा है, आपका नोट्स जो है आपकी वेबसाइट पे अपलोड किया जा रहा है। इससे पहले हम क्या करते थे? क्लास में पढ़ाते थे, क्लास में नोट्स लिखवाते थे। लेकिन अब गतिशीलता का मतलब हो गया कि अब जो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना, जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना। अभी हम जो है आपको वीडियो क्लास दे रहे हैं, आपको नोट्स आपके वेबसाइट पे दे रहे हैं, तो जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को बदल रहे हैं। गतिशीलता, अपने आप को बदल रहे हैं। कल को कोई और सिचुएशन आ जाए तो कोई और तरीका खोजने का, आपको बताने का। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उसको भी गतिशील होना चाहिए। गतिशील इन द सेंस करने का है कि जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग काम करना। अभी आप मान लो कि कोई बॉलीवुड की पुरानी मूवी देखना आज पसंद करोगे? 10 साल 20 साल पुरानी मूवी देखना पसंद करोगे? बोले नहीं सर, हम तो आज की मूवी पसंद करेंगे। यानी कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, पहले से अपने आप को वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बदल रहा है। आज के जनरेशन का क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मूवी बनता है। ठीक है, तो लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, तो कोई मूवी देखना पसंद करेगा? नहीं करेगा। पुराना जो मोबाइल होता था, पहले कान में लगा करके तार वाला मोबाइल PNT होता था, उसको इस्तेमाल करते थे लोग। आज मोबाइल फोन का जमाना है, आज भी आप उस फोन का इस्तेमाल करना चाहोगे? आज भी आप ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का इस्तेमाल करना चाहोगे? आज भी आप पुरानी फिल्में देखना पसंद करोगे? आज भी आप स्कूटर चलाना पसंद करोगे? नहीं, हमको तो सब आज के जनरेशन के हिसाब से। तो बिजनेस को भी डायनेमिक होना चाहिए, करंट सिचुएशन जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि इससे जो है अल्टीमेटली बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा और बिजनेस को फायदा होगा। ये सब कुछ मैनेजमेंट को करना है। इसके बाद है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि एक एम्प्लॉय जब किसी बिजनेस में काम कर रहा है तो उसका खुद का भी कोई ऑब्जेक्टिव है, खुद का भी परिवार है, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी उसको कुछ काम करना है। तो ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम करता रह जाए और अपने परिवार को ही भूल जाए, या अपना जो सेल्फ डेवलपमेंट करना है वो करना भूल जाए, अपने आप को ही भूल जाए। कई बार लोग काम करते हैं कई जगह, तो आपने सुना होगा कि वो कहते हैं कि
सुबह में उठते हैं तो बच्चे घर में सोए रहते हैं, और जब सुबह उठते हैं तो घर में बच्चे सोए रहते हैं, और जब शाम में आते हैं तो आते आते बच्चों का सोने का टाइम हो जाता है। यानी कि वो ना ही अपने परिवार पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही खुद पे ध्यान दे पाते हैं, वो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो जाए, इसीलिए अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आप खुद के लिए भी ध्यान दें, अपने पर्सनल लाइफ पर भी ध्यान दें, अपने परिवार पे भी ध्यान दें, और साथ ही साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम करें। दोनों साथ साथ चलना चाहिए। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। वही चीज है आपका जो हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताएं, सोसाइटी का डेवलपमेंट करना है। किस तरीके से? तो क्वालिटी प्रोडक्ट देकर के रिजनेबल प्राइस पे, और साथ ही साथ क्या करना है कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करना है, तो और एनवायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो इन सब के लिए आप क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप अगर रिजनेबल प्राइस में दोगे, मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने जा रहे हैं दुकान में, सारा जो बिजनेसमैन है आपको रिजनेबल प्राइस में दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं दे रहा है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट की कोई ऐसा प्रॉफिट नहीं लगा रहा है कि 10 रुपए का सामान को 15 रुपए में बेचना, तो ऐसा नहीं कि 10 रुपए 20 रुपए में बेच रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है कोई। तो आप जब जाओगे मार्केट में, तो कम से कम अगर छोटा मोटा शॉपिंग करने जाओगे तो 100 रुपए बचा के आओगे। इससे किसका डेवलपमेंट होगा? सोसाइटी का ही डेवलपमेंट होगा, है ना। तो आपके पास पैसे बचेंगे आपके पॉकेट में, जिसका आप यूटिलाइजेशन कहीं और कर सकते हो। कोई बड़ी शॉपिंग करने जा रहे हो, शादी की शॉपिंग करने जा रहे हो, अगर सारे जो बिजनेसमैन है वो रिजनेबल प्राइस में अगर आपको सामान बेच रहे हैं, तो कम से कम 1 से 2,000 रुपए आप बचा के चले आओगे। अभी वर्तमान समय के हिसाब से आप बचा के चले आओगे, ठीक है। तो आपको डेवलपमेंट जो है वो सोसाइटी के लिए भी करना जरूरी है। तो आज हम लोगों ने देखा ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस, ठीक है बच्चों। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।